नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। ये रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा और व्याप्त अनियमितताओं को देखते हुए सांकेतिक पुतला दहन भी किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस देहरादून की मुख्य मांग बेरोजगारी और कोविड-19 के वक्त पर सरकार को ध्यान देने की बात कही गई। तो युवा कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देखिए। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अनियमितताएं फैली हुई हैं और सरकार जो है इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है, तो उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस ने पुतला फूंका है। युवा कांग्रेस मांग करती है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो चरम पर पहुंच चुकी है, जो कोविड के नए केसेस दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहे हैं और निगम जो सरकारी जो उपक्रम है, चाहे जल निगम हो चाहे रोडवेज हो, उनकी सैलरी तक सरकार नहीं दे पा रही है। तो इस ऐसी सरकार को नैतिकता पे आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जो प्रदेश नहीं चला पा रही है। और जो सबसे ज्वलंत हमारा मुद्दा है वो है बेरोजगारी को लेकर। आज पूरे प्रदेश में इतनी प्रचंड बेरोजगारी फैल चुकी है, हर आदमी बेरोजगार है। जब सरकार सत्ता में नहीं थी तो सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि जब वो आएंगे तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। जो युवा जो कोविड टाइम में जो प्रवासी हमारे भाई बहन जो यहाँ आए हैं, उनके लिए भी सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया और सरकार पूरी तरह विफल है। और सरकार अपना ढिंढोरा पीटने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने जगह जगह अपने फ्लैक्स और होर्डिंग लगाए, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और युवा कांग्रेस आज तो एक सांकेतिक पुतला दहन करके युवा कांग्रेस ने सरकार को चिताया। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों और मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं सोमवार तक की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 376 नए संक्रमित मामले मिले हैं और 7 मरीजों के इलाज के दौरान मौत भी हो गई। इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 71,632 तक पहुंच गया है, जबकि इसमें 65,530 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 11,058 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो कि राहत की बात है। वहीं देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 133 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 49, नैनीताल में 47, पौड़ी में 26, चमोली में 24, पिथौरागढ़ में 23, चंपावत में 18, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और टिहरी में 12, अल्मोड़ा में 11, रुद्रप्रयाग में 5 और बागेश्वर जिले में 4 संक्रमित मिले हैं। इसी बीच प्रदेश में 7 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है और साथ ही साथ उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,162 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे की बात की जाए तो 428 मरीजों को इलाज के बाद घर वापसी करा दी गई है। इनको मिलाकर अब तक 65,530 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,298 मरीजों का इलाज अब भी जारी है। रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस आजकल सख्ती बरतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लगातार रुड़की गंगनहर पुलिस का अपराधों पर डंडा चलता हुआ नजर आ रहा है। मामला ओवरलोड गाड़ियों का है, जहां पर गंगनहर पुलिस ने ओवरलोड के मामले में 3 गाड़ियों को सीज कर लिया। बता दें कि ओवरलोड गाड़ियों की सड़कों पर दौड़ने के खिलाफ लगातार रुड़की पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। 3 वाहन है, ये तीनों के तीनों ओवरलोड में पकड़े गए हैं और बिना कागज़ के चल रहे थे। इनमें जो सक्षम धाराएं हैं, उन धाराओं का यूज करते हुए इन्हें सीज किया गया है। क्या सामग्री में सर मिली है? इसमें 2 वाहनों में तो एस है, जो फैक्ट्री से निकली हुई एस होती है, और एक में लोहा और अन्य सामान है। उससे संबंधित जो भी वाहन से संबंधित कागजात थे वो मौके पे वो दिखा नहीं पाए, जिस कारण इनको सीज किया गया। श्रीनगर गढ़वाल में जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने गाड़ी से उतरकर अचानक झील में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और झील में छलांग लगाने वाले युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान युवक की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं प्रभारी कोतवाल मनोज रतुड़ी ने यह बताया कि छलांग लगाने वाला युवक महेंद्र मानसिक रूप से परेशान था और डिप्रेशन में आकर उसने ये कदम उठाया है। हमारे पास फ़ोन आया कि एक ऋषिकेश से और अगस्त मुनि को जाने वाली गाड़ी में किसी सवारी ने उतरकर नदी में डूब गया है। तो ये घटनास्थल है इसके पास का, डैम के पास का। तो हमने जो अभी तक जांच की है, जांच में ये मिला है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था। इसके घर वालों का भी पता हमें चल गया है, घर वालों से हमारी बातचीत हो गई है।
और अगस्त मुनि का रहने वाला है। तो जो साथ के इसके जो सवारी बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि ये अब नीचे उतरा और नीचे उतर के एकदम नदी में चला गया और देवी देवताओं की बात कर रहा था कि कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ था। बाकी जांच करने के बाद ही जानकारी हो पाएगी कि सही बात क्या है। चीन सरहद के पास जोशीमठ राजकीय इंटर कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। यहां पर एक अध्यापक और एक छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पिछले दिनों स्कूल की तरफ से ही सभी छात्रों और अध्यापकों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, जिसके बाद अब इन सैंपल्स की रिपोर्ट आई है। वहीं पहली जांच रिपोर्ट में अभी तक एक छात्र और एक टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों को स्कूल की तरफ से घर पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकिशोर ने बताया कि विद्यालय में मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था कर दी गई है और कोरोना वायरस दूसरे छात्रों में ना फैले इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों की और अध्यापक एक जो है दोनों की एक अध्यापक एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव रैपिड में बताई उन्होंने और फाइनल टेस्ट इनकी जो है नेशनल लेबोरेटरी से आने की बाकी है, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया। तो पर फिर भी जैसे ही उन्होंने रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव बताया तो तुरंत मैंने उनको प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें घर भेज दिया है। मैंने कहा आप जो है 14 दिन अपने जो नियमानुसार आप घर पे रहें, बच्चे को भी और अध्यापक को भी। बाकी हम लोग प्रतिदिन सैनिटाइज विद्यालय करवा रहे हैं, कक्षाएं सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क का उपयोग बच्चों के लिए लगातार करवा रहे हैं। और जैसे भी किसी बच्चे पे जुकाम बुखार इस तरह के कोई लक्षण है तो मैं तुरंत कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल जाइए और टेस्ट कराइए। आवासीय भवनों और खाली पड़े भूखंडों से संपत्ति कर वसूलने को लेकर पिछले 1 महीने से कोटद्वार क्षेत्र में राजनीति गरमाई हुई है। संपत्ति कर की समाप्त करने के लिए कई राजनीतिक दल लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन और बीजेपी सरकार को घेरने में सबसे आगे रही कांग्रेसी मेयर हेमलता नेगी और पति सुरेंद्र सिंह नेगी, जो कांग्रेस शासनकाल में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। जनता से संपत्ति कर के विरोध में जन जागरण और हस्ताक्षर अभियान चलाकर हेमलता नेगी ने नगर निगम में ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज करने की अपील भी की है। विधानसभा 2017 का चुनाव होने के बाद नगर निगम को कोटद्वार पर थोपा गया और नगर निगम कोटद्वार बनाने की मंशा बीजेपी की देख लें। माननीय डॉक्टर हरक सिंह जी जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने झंडा चौक से कहा था कि अगले 10 साल तक अगर कोटद्वार को नगर निगम बनाया जा रहा है तो किसी से भी कोई टैक्स संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ जब नगर निगम थोप दिया गया, उसके चुनाव आए तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, जो हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी है वो कांग्रेस के टिकट से यहाँ मेयर लड़ी और इस समय विजय होकर यहाँ मेयर हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगले 10 साल कोटद्वार को नगर निगम को सभी संपत्तियों से कर मुक्त रखा जाएगा। हरिद्वार के मशहूर घाट हर की पौड़ी में बहने वाली गंगा को उसकी खोई हुई पहचान वापस मिल गई है। हरिद्वार में गंगा को फिर से नदी की पहचान वापस मिलने के बाद तीर्थ पुरोहितों का 63 दिनों से चल रहा धरना खत्म हो गया। दरअसल 2016 में हरीश शेरावत की सरकार ने पौड़ी में गंगा को स्क्रैप चैनल का नाम दे दिया था। इससे यहां बहने वाली गंगा की जलधारा को नदी न मानकर नहर का दर्जा दिया गया, जिसको चारों तरफ विरोध मिला। वहीं गंगा को वापस अपनी पहचान मिलने के बाद हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र पर पुरोहित समाज के लोगों ने 63वें दिन अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पूरा तीर्थ पुरोहित समाज और मां गंगा के प्रति आस्था रखने वाले विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का जो सम्मान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्क्रैप चैनल का जो शासनादेश हरीश रावत की सरकार के द्वारा किया गया था और करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी मां गंगा के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के आस्थाओं पर चोट करने का जो काम किया गया था, उनको जो घाव दिया गया था हरीश रावत के द्वारा, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने उसको निरस्त कर हिंदू जनभावनाओं का, इन तीर्थ पुरोहित समाज का, पंडा समाज का जो मान रखा है और माँ गंगा जी जो अविरल और बह रही हैं, लेकिन उसका नाम चेंज कर जो हमारी आस्था पर चोट करने का काम किया था, उसको घाव को भरने का हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने किया है। इस तरीके से पिछले 4 सालों से गंगा को एक कैनाल के रूप में सरकार ने दिखा रखा था, उसको आज कल अपनी गलती सुधारते हुए पुनः गंगा मोक्षदायिनी गंगा के रूप में पुनः स्थापित किया गया है।
इसकी मांग पे आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से कर रही थी। उसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन और घेराव किए गए सरकार के, यहाँ तक कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उसको और उनको और मेयर को दोनों को नोटिस इशू कर दी गई कि आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं। लेकिन जन भावनाओं के दबाव में और संत समाज के दबाव में और आम आदमी पार्टी के दबाव में कल सरकार ने इस गंगा को पुनर्स्थापित करा है और मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है। आंदोलन 63 दिन चला मतलब, और ये महामना के पद चिन्हों पर आंदोलन चला और इसका श्रेय माँ गंगा जी को, तीर्थ पुरोहित समाज को, जिन लोगों ने, संस्थाओं ने 63 दिन हमें अच्छी तरह सहयोग किया और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, ये सारा श्रेय माँ गंगा के सम्मान के लिए उन सभी लोगों का है। कल ऐतिहासिक दिन सरकार के लिए, माँ गंगा के लिए, हम सब तीर्थ पुरोहितों के लिए बना कि सरकार ने ये शासनादेश निरस्त करा, वापस ले लिया। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ को लेकर रेलवे अधिकारी लगातार हरिद्वार और ऋषिकेश का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने 50 करोड़ का बजट निर्धारित होने के बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन की सूरत बदल दी है। वहीं दूसरी ओर रेलवे के कर्मचारियों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके चलते नरमू इलाके के शाखा सचिव अध्यक्ष अजय तोमर और सहायक शाखा सचिव दुर्गेश खन्ना ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में कर्मचारियों और उनके परिवार वालों की समस्या को दूर करने की मांग की, साथ ही कॉलोनी से प्लेटफॉर्म तक फुटओवर ब्रिज बनाने की बात कही है। लगातार ज्ञापन के जरिए अधिकारियों को कर्मचारियों की परेशानी से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। को लेकर ज्ञापन दिया और उनका वेलकम भी किया। सबसे ज़्यादा समस्या थी हमारे रेलवे कर्मचारी जो आवासों में रह रहे हैं, जिनका हम किराया भी देते हैं, उन आवासों की मरम्मत का अब की बार वर्क जोन होता है, वर्क जोन नहीं किया गया, जबकि स्टेशन पर 50 करोड़ से ज़्यादा का कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे कर्मचारी के लिए 1 करोड़ का वर्क जोन नहीं किया गया। ये बहुत ही निंदनीय काम है। दूसरा, हमारे ट्रैकमैन साथी यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर अपनी नौकरी करने जाते हैं, जिसका हमें टीए मिलता है। अगर लगातार 15 दिन जाते हैं तो 15 दिन का टीए लेंगे। जब उन्हें 28-29 दिन लगातार भेजा जा रहा है तो उनका टीए 15 दिन का क्यों है? रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके चलते कोतवाली के बाहर नेकी की दीवार के नाम से एक अस्थायी रैक बना दी गई है। इसकी मदद से आमजन से अपील की जा रही है। वहीं इलाके में जो लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है, उन्हीं लोगों से अपील की जा रही है कि यहाँ पर जरूरतमंदों के लिए कपड़े या फिर और सामान वो छोड़कर जा सकते हैं। ठंड के आते ही आपको बता दें कि कई लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, हालांकि कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा सामान होता है। ऐसे में उन्हीं लोगों से अपील की जा रही है कि इस नेकी की दीवार पर आकर वो जरूरतमंदों के लिए सामान रख जाएं, और इसी पहल की सराहना आसपास के लोग कर रहे हैं। कोतवाली गंगनहर क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल हैं और उन पर पार्किंग की व्यवस्था ना होने की शिकायतें आई हैं, तो आज मेरे द्वारा अपने चेतक कर्मचारी गणों के माध्यम से कुछ डॉक्टर्स को एक ब्लॉक के डॉक्टर्स को गोष्ठी के लिए आमंत्रित किया गया। उनके साथ बैठ के इस विषय पर चर्चा की जाएगी। उसके उपरांत यदि सुधार नहीं आता तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की गंगनहर कोतवाली द्वारा एक नई पहल की गई है। उन लोगों ने कोतवाली के बाहर एक नेकी की दीवार विकसित की है, जिसमें इस दीवार पर लोगों से अपील की गई है कि अपने जिन कपड़ों की ज़रूरत नहीं, उन कपड़ों को यहाँ पर आके टांग दें, जो कि ज़रूरतमंद लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। अब बड़ी एक अगर बात की जाए, बहुत अच्छी बात पहल ये शुरुआत गंगनहर कोतवाली की तरफ से की गई है कि सर्दी के चलते जो गरीब लोग हैं वो यहाँ से अपनी पसंद के कपड़े उठाकर अपना जो है तन ढक सकते हैं, अपनी सर्दी मिटा सकते हैं। तो एक अच्छा सराहनीय कार्य है ये, बिल्कुल रुड़की गंगनहर कोतवाली की तरफ से यहाँ पर किया गया है। हालांकि कोतवाल का कहना है कि अभी और अधिकारी या पुलिसकर्मी भी यहाँ पर इस काम में योगदान देंगे और वो भी अपने अपने क्षेत्रों के कपड़े यहाँ पर आकर टांगेंगे और इन लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी लाभ इस कार्य से मिल सकेगा। तो एक अच्छी पहल है। ये पहल पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों को करनी चाहिए।
ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ताकि गरीब लोगों को काफ़ी सहारा हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि गंगनहर कोतवाली की इस पहल को और कौन कौन लोग अपनाते हैं। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद अब उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है। वहीं जोशीमठ की सभी ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी होने से चारों तरफ प्रकृति का सुंदर और विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। इसके चलते सैलानियों ने भी खुले मौसम में हिमक्रीड़ा स्थली औली में जमकर बर्फ का लुत्फ उठाया है। शीतकालीन पर्यटन की पहली पसंद जोशीमठ की पहचान इंटरनेशनल विंटर डेस्टिनेशन के रूप में जानी जाने वाली पर्यटन केंद्र औली सीजन की दूसरी बर्फबारी के बाद एक बार फिर से सफेद बर्फ की चादर ओढ़े पर्यटकों से गुलजार हो चली है। यहां पर एशिया की सबसे ऊंची रोपवे से सैलानी औली पहुंचने के साथ रोपवे राइड के साथ ही हाथी और घोड़े की पालकी और उत्तराखंड की सबसे ऊंची हिमशिखर माउंट नंदा देवी का दीदार कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद औली में सैलानियों की आमद होने से स्थानीय पर्यटन कारोबार से जुड़े युवाओं और होम स्टे संचालकों को भी स्वरोजगार के लिए एक नई उम्मीद मिली है। हम खड़े हैं हिमक्रीड़ा स्थली औली में। यहाँ पे ताज़ा बर्फबारी हुई, करीब आधा फुट बर्फ़ की चादर से औली बुग्याल जो है ढका हुआ है। पर्यटक लगातार यहाँ पे चेयर लिफ्ट और केबल कार से हिमक्रीड़ा का लुत्फ उठाने के लिए औली आ रहे हैं। और यही नहीं, आने वाले नेशनल विंटर गेम की तैयारियों को लेकर के भी एक औली के लिए शुभ संकेत है। प्राइम न्यूज़ के लिए औली से संजय कुंवर। अब बात करते हैं सितारगंज की, जहां पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह है कि बीती 21 नवंबर को तिलियापुर की रहने वाली सरला देवी और आनंद नगर के रहने वाले कुंदन सिंह ने मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर शक्ति फार्म चौकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। वहीं सितारगंज पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी के साथ 3 आरोपियों को अकरौली गांव से गिरफ्तार कर लिया है। बाइक चोरियां हो रही थी, तो कप्तान साहब के आदेशानुसार सीओ साहब के निर्देशन में 2 टीमों का यहाँ गठन किया गया था। सिटकुल चौकी इंचार्ज और शक्ति फार्म चौकी इंचार्ज से। शक्ति फार्म चौकी क्षेत्र से भी कई मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी 2-3 दिन पहले, और उसमें फिर चेकिंग के दौरान कल जो है 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, मनोज प्रसाद और मनोज कुमार और कौशल, जिनसे 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 1 स्कूटी है। 1 स्कूटी और 1 जो मोटरसाइकिल है वो पंथनगर थाना क्षेत्र की बता रहे थे कि वहाँ से चुराना बताया ना। आज जो है 3 को गिरफ्तार करके वास्ते रिमांड हेतु जेल भेजा गया। रुड़की के भगवानपुर में 7 नवंबर को हुई आपराधिक घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने घटना में शामिल आशु नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 2000 की नकदी और कुछ ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। बता दें कि 7 नवंबर को भगवानपुर में 3 बदमाशों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर महिला और बच्चे को तमंचे के बल पर बंधक बनाया और लाखों की लूट को अंजाम दिया। घटना में व्यापारी के यहाँ काम करने वाला आशु नाम का युवक शामिल था। आशु ने ही बदमाशों को व्यापारी का घर दिखाया था। पुलिस ने आशु को गिरफ्तार कर लिया है। वादी सोनी निवासी नया बस भगवानपुर के द्वारा थाना भगवानपुर पर यह सूचना दी गई कि उसकी पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर उसके घर में लूट हुई है। इस सूचना पर अंतर्गत धारा 392 आईपीसी अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष भगवानपुर की टीम और सीआईओ रुड़की की टीम ने संयुक्त प्रयासों से उस घटना के मुख्य सूत्रधार आशु सनफ वकीला निवासी नकुड़ सहारनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उसके कब्जे से लूटी गई सोने की अंगूठी, पाजेब व अन्य नकदी बरामद की है। उसके द्वारा बताया गया कि इस घटना में उसने 3 अन्य साथियों को शामिल किया था। जोशीमठ के तिरोसी गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। यहां आजादी के बाद से अभी तक पक्की सड़कें नहीं बनी। टूटी सड़कों के चलते गांव के लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव में एक गर्भवती महिला को गांव वालों ने किस तरह से अपने कंधे से डंडी के सहारे कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, ये आप देखिए तस्वीरों में। गाँव वालों का ये कहना है कि बड़ी शर्मनाक कर देने वाली ये घटना है कि सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए गाँव जाती है, लेकिन इन गाँवों की कोई सुध नहीं ले पाती है। कल हमारे बीच एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई हुई है, जो कि लगभग पीपलकोटी से 7 किलोमीटर वो गांव पड़ता है। ग्राम सभा तिरोसी में एक गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर तक कंधे पर ले जाकर
हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया हुआ है। और साथ ही साथ मैं अपने विधानसभा के जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक बार उस गांव में जाकर वहां की समस्याओं को देखें, मद्देनज़र रखते हुए वहां की जो जनता है उनके बीच जाकर आप ज़रूर एक बार उनकी समस्याओं को हल करेंगे। वहाँ पर ऐसी तमाम समस्याएं हैं, पैदल मार्ग आज भी वहाँ पर सुदृढ़ नहीं होने के कारण वहाँ पर लोगों को पैदल आवाजाही करनी पड़ती है। काशीपुर नगर निगम को भले ही स्वच्छता के नाम पर 2 बार सम्मानित किया गया, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही बयां करती है। शहर में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर के अंबार लगे हुए हैं, वहीं सफाई के नाम पर महज औपचारिकता निभाई जाती है। घर घर से कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए वाहन भी लगाए गए हैं और शुरुआती दिनों में उनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले भी, लेकिन धीरे धीरे सफाई व्यवस्था चौपट हो गई। अब काशीपुर नगर की स्थिति ऐसी है कि शहर में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर देखने को मिल जाएंगे। स्थानीय लोग भी सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे। ना तो उनको गंदगी से होने वाली बीमारियों का डर है और ना ही शहर को खूबसूरत बनाने का सपना। तो वहीं शहर की सफाई की जिम्मेदारी जिन कंधों पर दी गई है वो भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस समय काशीपुर में सफाई व्यवस्था मात्र कागजों में सीमित होकर रह गई है। ये बड़ा हास्यास्पद है कि जिस नगर निगम को 2 बार प्रदेश में स्थान मिला और इनाम मिला, आज उसकी सफाई व्यवस्था को आप पूरे शहर इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और उन कूड़ों के ढेरों के आसपास आवारा पशु आसपास मंडराते रहते हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है और लगातार कूड़े के ढेर जमा होने की वजह से संक्रमण का और बीमारियों का खतरा बना रहता है। अब आप ये कह सकते हैं कि निज़ाम ये है, निर्णायक ये है, निर्णय करने वाले ये हैं। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में अब से 2 वर्ष पूर्व हमने जीरो वेस्ट को आउटसोर्सिंग का कार्य दिया था। उससे पूर्व एक दूसरी कंपनी थी, उसको कार्य दिया था। तो निरंतर हमारा कार्य बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था। इस बीच थोड़ी सी परेशानी अवश्य आई है कि जो जीरो वेस्ट वाला था वो मालिक खुद तो यहाँ रहता नहीं था, लेकिन और लोगों को जिसके हाथ में उसने व्यवस्था दी थी वो लोग व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसी कारण हमने जीरो वेस्ट की सभी सेवाएं समाप्त कर दी हैं और अब ने एक नया टेंडर आमंत्रित किया है जो 4 दिसंबर में खुलने वाला है। तो उसके बाद हमारी, और इस बीच में व्यवस्था नहीं बन जाएगी। इस बीच में हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है वो हमारे नगर निगम के ही कर्मचारी आउटसोर्स के कर्मचारियों को लेकर जगह कूड़ा उठा रहे हैं और हमारी इस टाइम भी 16 गाड़ियां जो है चल रही हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।